हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जीत चैनल। तो आज हम फिर लेकर आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हमारा अगला चैप्टर, अगला पॉइंट, अगला टॉपिक। और यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किन पॉलिसीज का यूज किया था इंडिया को कॉन्कर करने के लिए, यानी कि किन नीतियों का प्रयोग किया था भारत पर विजय पाने के लिए। और उसके बाद हम एक और टॉपिक देखेंगे जो है कि अवध पर ब्रिटिश की विजय, यानी अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और एक फुल्ली डिटेल्ड एनालिसिस होगी। कोशिश करिए कि आप पूरा नोट्स बनाएं, और अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से हमारे नोट्स को हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमारे वीडियो लेक्चर से इजीली उन चीज़ों को समझ सकते हैं। और सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बहुत से लोग हमारे पर्सनल अकाउंट पे अपनी क्वेरीज को शेयर कर रहे हैं, उन सभी में से कुछ लोगों की क्वेरीज हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं, बट आई प्रॉमिस एज सुन एज पॉसिबल आई विल क्लियर ऑल योर क्वेरीज। जितनी जल्दी हो सकेगा हम आपकी सभी क्वेरीज को हम क्लियर करेंगे। एक्चुअली क्या है, इतने सारे मैसेजेस एक साथ आ जाते हैं ना कि सबका रिस्पांस देना आसान नहीं होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ही मैं फ्री बैठूँ आप सभी की क्वेरीज का आंसर जरूर कर दूँ। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप पहली बार आए हैं, वीडियो को बहुत जल्दी से लाइक करिए और अपने सर्किल में शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल हम शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक, और वो है इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज ऑफ इंग्लिश टू कॉन्कर इंडिया। अगर हम बात करें तो हम इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं, हम इसको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉलिसीज टू इंग्लिश टू कॉन्कर इंडिया। पहली पॉलिसी है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि घेरे की नीति। दूसरी पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। और तीसरी पॉलिसी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत की नीति या व्यपगत का इसको सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध 1856, यानी कि अंग्रेजों की अवध विजय 1856। ये हमारे टॉपिक है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की अपने टॉपिक्स के साथ में। तो हमने सबसे पहले बात की कि हम नीतियां जो हैं, जो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, हम उनको पढ़ेंगे। तो पॉलिसीज जो हैं वो तीन थी इनकी। पहली पॉलिसी आपकी थी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। क्या थी? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि घेरे की नीति। और दूसरी थी आपकी सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। दूसरी आपकी क्या थी? सब्सिडरी अलायंस, यानी कि सहायक संधि। और तीसरी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। हम क्या देखेंगे? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि घेरे की नीति क्या होता है, हम इसको समझेंगे। तो पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में अगर हम बात करें तो इसमें आता है कि जो कंपनी की जो टेरिटरीज थी उनको सेव करने के लिए उन्होंने बफर जोन बनाया। तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट आता है बफर जोन। क्या आएगा? बफर जोन। बहुत से लोग बफर जोन नहीं जानते हैं। जो लोग हमारी वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं, हम इससे पहले भी बफर जोन आपको समझा चुके हैं। हम एक बार फिर से बताते हैं यहाँ पे क्या होता है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि जब हम बात करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की, तो इसमें हम बफर जोन बनाते हैं। अब जब तक आप बफर जोन को नहीं समझते, आप इस पॉलिसी को, इस नीति को, यानी घेरे की नीति को समझ नहीं सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की, बफर जोन की। तो ऐसे समझिए कि ये आपका खेत है, ठीक है। इफ यू आर अ फार्मर यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग दैट ये आपका क्या है? खेत है। ओनर हैं आप ए, ठीक है। आपके बगल में किसी का एक खेत है बी, और यहां पे क्या होता है कि ए और बी में लड़ाइयां होती रहती हैं। होता क्या है कि अब जैसे बी ने कभी क्या हुआ, जो ये बाउंड्री है इसको कुछ नुकसान पहुंचा दिया, या बाउंड्री की एक थोड़ी मोटाई होती है ना, विड्थ होती है, तो पता चला कि उसने थोड़ा इधर से ज़्यादा काट दिया।
तो इसकी वजह से इन लोगों में आपस में लड़ाई होती रहती है। अब होता क्या है कि आपने अपनी जमीन का एक टुकड़ा अगर किसी को बेच दिया, ठीक है, अभी ये हम बफर जोन समझा रहे हैं, अंग्रेजों ने ये बेचने वाला सिस्टम नहीं किया है। आप ये ना समझिए अंग्रेजों ने अपनी जगह को बेच दिया था वहां पे, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ बफर जोन समझा रहे हैं। तो ए और बी में फाइट होती रहती थी जस्ट बिकॉज कि ये नेबर्स थे, इनके बीच में कोई नहीं था। अब ए ने सी को अपनी ये जमीन बेच दी। ए ने क्या किया, अपनी जमीन का एक ये टुकड़ा सी को बेच दिया। तो क्या अब ए और बी के बीच में कांटेक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ए और बी के बीच में क्या है? सी है। तो अब क्या हुआ, सी ने जब ये जमीन ले ली तो अब बी की लड़ाई ए से होना बंद हो जाएगी, ठीक है, बी की लड़ाई ए से होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बीच में सी है। अभी तक जब दोनों की सीमाएं जुड़ी हुई थी, दोनों की बाउंड्री जो थी वो जुड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि उनमें लड़ाइयां हो रही थी। अब ए ने क्या कहा सी से कि देखो ऐसा है, बी बहुत दुष्ट है, बी बहुत दुष्ट इंसान है, वो जरूर जो है आके टांग अड़ाएगा आपके में। तो एक चीज याद रखना कि जमीन के मालिक आप भले हो, हमने आपको जमीन बेच दी है, लेकिन अगर बी आप पे हमला करेगा, अगर बी आपको नुकसान पहुंचाएगा, लड़ाई होगी, तो बताना हम भी लाठी डंडा लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ए सी को सपोर्ट करता है कि भाई तुम्हारी लड़ाई अगर बी से होती है तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे और दोनों मिलकर मारेंगे बी को। तो ये क्या हुआ, ए ने अपने आप को तो बचा लिया और साथ ही साथ सी को मजबूत किया, जिससे बी जो है वो सी पे हमला करके ए के पास ना आ सके। अब ऐसे समझिए, अगर ए ने सी को सपोर्ट नहीं किया और बी की लड़ाई हुई सी से, और बी ने सी को मार दिया और उसके खेत पे कब्जा कर लिया, अब तो बी फिर ए के पास में आ गया। अब फिर बी की ए की लड़ाई होगी, फिर पता चला बी जो है ए को मार देगा, ठीक है। ये समझ रहे हैं इस चीज को कि बीच में जब हम कोई अगर किसी से बाउंड्री लाइन जो हमारी जुड़ी हुई थी उसके बीच में अगर कोई और चीज आ जाती है तो हमारा उससे संपर्क जो होता है वो टूट जाता है, जिसको हम बोलते हैं बफर जोन। इसका एक और एग्जाम्पल समझते हैं। आपने इंडिया का मैप देखा है, आपने चाइना का मैप देखा है, हमारी बहुत सारी सीमा विवाद जो है वो किसके साथ में होते रहते हैं? चाइना के साथ में होते रहते हैं। एक समय था जब तिब्बत भारत और चाइना के बीच में एक देश हुआ करता था। कुछ राजनीतिक भूल की वजह से वो तिब्बत आज स्वतंत्र देश नहीं है, तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं है, बट एक समय था जब वो इंडिपेंडेंट था। अब अगर सोचिए चाइना और भारत के बीच में, चाइना और इंडिया के बीच में अगर तिब्बत रहता तो क्या हमारा चाइना से वहां पे अक्साई चीन और उन सब एरिया में क्या चाइना से विवाद होता? क्या चाइना से कॉन्फ्लिक्ट्स होते बाउंड्रीज को लेके? ऑफ कोर्स नहीं होते। तो वो वहां पे जो तिब्बत है वो अगर एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहता तो इंडिया और चाइना के बीच में वो एक बफर जोन होता। वो क्या होता? एक बफर जोन होता। तो उससे हमारा चाइना से कोई भी प्रॉब्लम्स बाउंड्री की नहीं होती। तो ये होता है बफर जोन। तो अब यहां पे यही जो बफर जोन वाला सिस्टम है वो आपको देखने को मिलता है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस में। पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यानी घेरे की नीति में बफर जोन देखने को आपको मिलता है। तो ये सबसे पहली बात। तो अगर हम बात करें इससे कौन रिलेटेड है, कौन गवर्नर जनरल जो है जो आपके पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस से रिलेटेड है, तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। ये आपके गवर्नर जनरल है, पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस से जुड़े हुए हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि इन्हीं ने ही पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस लाई थी। इसमें आपने बफर जोन को समझ लिया। अब यही समझिए कि जैसे ये कोई एक ब्रिटिश की टेरिटरी है, कोई एक ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश साम्राज्य का क्षेत्र है, और यहाँ पे बीच में, यहाँ से थोड़ा दूर कहीं कोई और ऐसा एनिमी है ब्रिटिश का, अंग्रेजों का ऐसा कोई दुश्मन है जो अंग्रेजों पे हमला कर सकता है, यहाँ से सीधे ऐसे हमला कर सकता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि जो ये इनका एरिया था ना, जो ये ब्रिटिश एम्पायर है, इसको सेव करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो भी आपके आसपास के, जैसे ये ब्रिटिश एम्पायर है तो इसके आसपास के जो भी एरियाज थे, ठीक है, जो भी छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उन सभी के साथ में पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस अपनाई, ठीक। और इनको कहा कि हम आपको अपनी सेना देंगे, ठीक है। ब्रिटिश ने कहा अपने नेबर्स को, जो भी उसके नियरेस्ट, उनकी टेरिटरी के नियरेस्ट स्टेट हुआ करते थे, उनसे कहा
कि हम आपको अपनी सेना, अपनी आर्मी देंगे, बेशक उस आर्मी का खर्चा आपको ही देना है। मतलब अंग्रेजों ने इस टेरिटरी को अपनी आर्मी दी कि हमारी आर्मी आपके यहाँ रहेगी, ठीक, और आपकी वो आंतरिक और बाह्य खतरों से सुरक्षा करेगी, यानी कि जो इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे आपको सेफ रखेगी हमारी आर्मी। बस हमारी आर्मी को जो मेंटेन करने का खर्चा है, जो भी आपका आएगा उस आर्मी के लिए, उसकी सैलरी से लेकर उसका खाना पीना सब कुछ, वो आपको देखना होगा, लेकिन हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे किसी भी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट से, किसी भी आंतरिक और बाह्य खतरे से हम आपको बचाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने सबके साथ यही सीन किया। अब अगर इधर से कोई आता है हमला करने ब्रिटिश पे, सबसे पहले हमला कहाँ होगा? जिसके पड़ोस वाले राज्य पे होगा, तब तो वो यहां तक पहुंचेंगे। अब पहली बात तो इसको, इस राज्य को हराना पड़ेगा। दूसरी चीज, अंग्रेज भी इसको यहां मदद कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये और मजबूत हो गया। अब जब ये और मजबूत हो गया तो ये तो हार ही जाना है, और अगर नहीं भी हारा तब भी यहाँ तक लड़ाई करते करते यहाँ आते आते वो कमजोर हो चुका होगा, तो वो ब्रिटिशर्स पर उतनी ताकत से हमला नहीं कर सकता, और ब्रिटिश क्या होंगे, आराम से उसको हरा लेंगे। तो किसी भी बाह्य आक्रमण से ये जो इन्वेडर्स थे, जो आक्रमणकारी थे ब्रिटिश एम्पायर के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए, जो बाह्य आक्रांता थे, उनसे बचने के लिए उन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस यानी कि घेरे की नीति अपनाई। तो यहाँ पे नाम से ही घेरे की नीति, यानी कि जो हमारा एम्पायर था ब्रिटिश साम्राज्य, उसको इस तरीके से घेरा कि आसानी से कोई ब्रिटिश साम्राज्य पे हमला ना कर सके। तो ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। पॉलिसी ऑफ वॉरेन हेस्टिंग्स रिफ्लेक्टेड इन वार अगेंस्ट मराठा एंड मैसूर। मराठा और मैसूर के अगेंस्ट में जो वॉरेन हेस्टिंग्स ने वॉर की, उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलता है, उसमें आपको प्रतिदर्पण मिलेगा किसका? पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का। घेरे की नीति जो है वो आपको देखने को मिलती है वॉरेन हेस्टिंग्स की वॉर में। कहां पे? मैसूर और मराठा में। उन्होंने अवध को एक बफर जोन बनाया था, किस लिए? बंगाल से बचने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए। बंगाल जो था वो ब्रिटिश टेरिटरी थी, आप लोग अच्छे से पता है कि ब्रिटिश साम्राज्य था बंगाल में, और उसको बचाने के लिए किससे? मराठा और अफगान से। मराठा और अफगान से बचाने के लिए उन्होंने अवध को बफर जोन बनाया था। ठीक है, तो उन्होंने किसको बनाया? अवध को। नोट डाउन करिएगा, अवध एज बफर टू प्रोटेक्ट बंगाल अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ मराठा एंड अफगान। मराठा और अफगान जो थे इन्वेडर्स यानी आक्रमणकारी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति, उनसे बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने अवध को बनाया था बफर जोन या बफर स्टेट बनाया था। ड्यूरिंग मैसूर कैंपेन बफर फॉर मद्रास, मराठा, हैदराबाद एंड कर्नाटक। तो मैसूर का जो कैंपेन चल रहा था, मैसूर पे विजय का, मैसूर पे कब्जे का जो अंग्रेजों का वॉर चल रहे थे, उसमें उन्होंने बफर बनाया था किसको? मराठा को, हैदराबाद को और कर्नाटक को। किसके लिए बफर बनाया था? मद्रास प्रेसिडेंसी आपको पता है ना ब्रिटिशर्स की थी, तो मद्रास पे ब्रिटिशर्स थे, मद्रास को बचाने के लिए, ठीक है, किससे? मैसूर से। मद्रास को मैसूर से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने मराठा, हैदराबाद और कर्नाटक को बनाया था क्या? बफर स्टेट। इसको नोट डाउन कर लिया आपने, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग एंग्लो अफगान वॉर्स ब्रिटिश यूज्ड सिंध पंजाब एज बफर स्टेट। जब आंग्ल अफगान युद्ध चल रहा था, एंग्लो अफगान वॉर्स चल रही थी, तो वहां पे उन्होंने बफर जोन बनाया था किसको? सिंध को और पंजाब को। तो ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस। आई होप ये आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियरली समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम देखेंगे सब्सिडरी अलायंस। क्या देखेंगे? सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि। ये क्या होती है? ये सहायक संधि। जब हम सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, सहायक संधि की बात करते हैं, तो ये रिलेटेड है लॉर्ड वेलेस्ली से। सबसे पहले होते किससे रिलेटेड है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली से रिलेटेड है। ये कब लेके आए थे? ये 1798 में इन्होंने इस पॉलिसी का यूज किया था, सब्सिडरी अलायंस का यूज किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने।
और ये क्या है, एक्सटेंशन है। ये क्या है, एक्सटेंशन है किसका, ये एक्सटेंशन है रिंग फेंस पॉलिसी का। किसका एक्सटेंशन है, रिंग फेंस पॉलिसी का ही ये एक एक्सटेंशन है। जो घेरे की नीति थी ना, उसी का एक विस्तार था, उसी का एक अपडेटेड वर्जन था सब्सिडरी अलायंस। क्या अंतर होता है उसमें और इसमें, तो देखिए अगर हम प्रोविजंस की बात करें तो ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट। ब्रिटिश कहते हैं कि आपके कि जो भी इस पॉलिसी को, जो भी इस अलायंस को, इस संधि को साइन करता है हमारे साथ, तो उसके सभी एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट की जिम्मेदारी हमारी होगी। पहली चीज ये आपको पता है कि आपको रिंग फेंस पॉलिसी में भी ये बात थी। दूसरा, अ ब्रिटिश आर्मी शुड बी स्टेशन, यानी वुड बी स्टेशन, यानी कि जो एक ब्रिटिश आर्मी है या ब्रिटिश आर्मी की एक टुकड़ी होगी वो रहेगी कहाँ पे, जो भी सब्सिडरी अलायंस साइन करेगा उसके यहाँ। ठीक, अब ऐसे समझिए कि ये आपका है ब्रिटिश एम्पायर ए, और बी आपका है वो एम्पायर या वो स्टेट जो सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि को साइन कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ब्रिटिश एम्पायर है ना, ये है जो आपका ब्रिटिश, ये बी को देंगे अपनी सेना, बी को क्या करेंगे, अपनी सेना देंगे। अब यहाँ पे क्या चीजें होती हैं जो एक्सट्रीम हैं, जो अपडेटेड वर्जन है पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस की। तो इसमें सबसे पहली बात कि जो ब्रिटिश अपनी सेना दे रहे हैं बी को, वो ये भी कहेंगे कि जो बी की आर्मी थी, जो इसकी आर्मी थी, जो बी की आर्मी थी, उसको करना होगा डिसबैंड। क्या करना होगा, डिसबैंड। यानी कि ब्रिटिश कह रहे हैं बी से कि भाई हम आपको अपनी आर्मी दे रहे हैं, आपके यहाँ हमारी आर्मी रहेगी, लेकिन आपको अपनी आर्मी जो होगी वो हटानी होगी, आपकी अपनी कोई आर्मी नहीं होगी, आपके यहाँ जो आर्मी होगी वो हमारी होगी। ठीक है, ब्रिटिश अपने हिसाब से वहां आर्मी रखेंगे, आप अपनी आर्मी नहीं रख सकते। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था। ठीक, और उसके अलावा क्या कहते हैं कि जो भी फॉरेन अफेयर्स हैं और जो मिलिट्री अफेयर्स है वो ब्रिटिश हैंड्स में होंगे। अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है, अब मिलिट्री अफेयर्स तो आप समझ गए कि भाई जब इसकी अपनी सेना ही नहीं रह जाएगी, इसके पास सेना किसकी होगी, इसके पास सेना होगी ब्रिटिश वाली। तो भाई जब सेना ही अपनी नहीं है तो मिलिट्री अफेयर्स तो हमारे हाथ में है ही नहीं, तो मिलिट्री अफेयर्स गए ब्रिटिश के हाथ में। अब हम अगर बात करें फॉरेन अफेयर्स की, वो ब्रिटिश के हाथ में कैसे जाते हैं। तो इस संधि में, इस अलायंस का सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था कि आपके जो एक्सटर्नल इंटरनल थ्रेट होंगे उसके लिए ब्रिटिश जिम्मेदार हैं। दूसरा हमने देखा था कि ब्रिटिश आर्मी शुड बी स्टेशन, ठीक है, जो ब्रिटिश आर्मी है वो आपके यहाँ होगी। तीसरी कि एलाई वुड हैव प्रोवाइड द रिसोर्सेज फॉर मेंटेनिंग द आर्मी, यानी कि कह रहा है कि जो भी आपके ये आर्मी स्टेशन की जाएगी, जो ब्रिटिश अपनी आर्मी देंगे बी को, वो आर्मी कहीं भी जो भी उसके रिसोर्सेज के जरूरत होगी, यानी कि उसकी सैलरी से लेके उनका खाना पीना सभी कुछ, मतलब जो भी मेंटेनेंस है वो कौन देगा, तो सारा मेंटेनेंस देंगे वो अलायंस जिन्होंने ब्रिटिश के साथ में की है। ठीक है, जैसे बी ने ब्रिटिश के साथ में सहायक संधि की है, यानी कि आपकी सब्सिडरी अलायंस की है, तो बी में ब्रिटिश ने अपनी सेना रखी, तो ब्रिटिश की जो सेना है उसका खर्चा कौन देगा, वो बी ही देगा, ब्रिटिश नहीं देंगे। सेना भले ब्रिटिश की, लेकिन उसका खर्चा कौन देगा, उसका मेंटेनेंस का चार्ज, जो भी मेंटेनेंस चार्ज है वो कौन देगा, वो बी देगा। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद कहता है एलाई हैव टू डिसबैंड दियर आर्मी, यानी कि जो बी है इसको अपनी आर्मी हटा देनी होगी। यहां तक हमने समझा था। अब इसके बाद कहता है फॉरेन अफेयर्स और मिलिट्री अफेयर्स। तो मिलिट्री अफेयर्स तो हमने पूरा समझ लिया, ये हो गया। फॉरेन अफेयर्स में वो ये कहता है कि आप हमारे परमिशन के बिना, कि आप हमारे परमिशन के बिना कभी भी कोई भी, आप हमारे परमिशन के बिना कभी भी कोई जो फॉरेन यानी कि जो विदेशी मामले होंगे, जैसे बी है यहाँ पे, यहाँ कोई एक स्टेट होगा, सी यहाँ कोई एक स्टेट होगा, डी, तो उनसे किसी भी प्रकार का आप जो समझौता या जो भी आप चीजें करेंगे वो हमारे परमिशन और हमारे सजेशन के बिना नहीं करेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो फॉरेन अफेयर्स थे वो भी किसके हाथ में थे, वो ब्रिटिश के हाथ में थे।
और ब्रिटिश के हाथ में किस तरीके से थे भाई, अब कोई राजा किसी से मिल ले रहा है और अंग्रेजों को नहीं पता चलेगा ना, तो कैसे पता चलता है, क्या उसका होता है। तो कहते हैं एलाई नीड्स टू एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ ब्रिटिश रेसिडेंट। जो भी जो भी ये संधि करेगा, जो भी राज्य ब्रिटिश के साथ में सहायक संधि करेगा, ये जो सब्सिडरी अलायंस है वो करेगा, तो उसका कोर्ट में यानी कि वहां दरबार जो होता है राजा का, वहां पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, ठीक। और वो रिप्रेजेंटेटिव होगा गवर्नर जनरल का उस स्टेट में। क्या होगा, जो ब्रिटिश रेसिडेंट रहेगा, जैसे बी के साथ में सब्सिडरी अलायंस हुआ तो आपने मिलिट्री अफेयर्स देखे, फॉरेन अफेयर्स की अगर हम बात करें तो वो भी ब्रिटिश के हाथ में है। वो ये भी बिना अंग्रेजों की सलाह के ना तो किसी और से युद्ध लड़ सकता है, ना किसी के साथ में मैत्री संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशंस होती है वो भी नहीं बना सकता। सब कुछ किसके हाथ में है, ब्रिटिश के हाथ में है। और इसको कौन वहां देखेगा, तो यहाँ पे जो बी एम्पायर है इसमें एक ब्रिटिश रेसिडेंट इसके कोर्ट में रहेगा, इसके दरबार में रहेगा, वो सारी देखरेख करेगा और उसी की एडवाइस पे ये बी काम करेगा। और जो ब्रिटिश रेसिडेंट यहाँ होगा वही ब्रिटिश रेसिडेंट जो है वो इस स्टेट में, इस एम्पायर में कौन होगा, वो आपके गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होगा। गवर्नर जनरल का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो ब्रिटिश रेसिडेंट। तो ये थी आपकी पॉलिसी ऑफ इस सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, सहायक संधि। अगर हम देखें कि अब सहायक संधि किसने किसने कब कब एक्सेप्ट की थी, तो उसमें आपके सब्सिडरी अलायंस में सहायक संधि में सबसे पहला नाम आता है हैदराबाद, ठीक है। अगर हम बात करें तो 1798 में यानी 1798 में हैदराबाद ने सबसे पहले सहायक संधि पे साइन किया था। क्वेश्चन पूछा था सहायक संधि पे सबसे पहले मतलब सहायक संधि अपनाने वाला, सहायक संधि पे साइन करने वाला पहला स्टेट कौन सा था, पहला राज्य कौन सा था, तो वो है आपका हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद इज द फर्स्ट स्टेट टू साइन द सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश। ऑल क्लियर। आफ्टर दैट इन 1799 द सेकेंड स्टेट टू साइन सब्सिडरी अलायंस इज मैसूर। Second state is Mysore. The third one is 1799 Tanjore. तंजौर 1799, ये आपका तीसरा था। अगर हम चौथे की बात करें तो वो है 1801 में अवध, 1801 अवध। 1801 में अवध ने सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि पे साइन किया था। फिर इसके बाद में 1802 में पेशवा आते हैं, 1802 पेशवा। इसके बाद 1803 में आते हैं सिंधिया, फिर गायकवाड़, सिंधिया 1803, और 1803 में ही आपके आते हैं गायकवाड़। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। और 1803 के बाद 1816 में आते हैं भोसले, 1817 में होलकर, 1816 में भोसले, 1817 में होलकर। और इसके बाद सबसे बाद में आएंगे राजपूत स्टेट्स ऑफ जयपुर, जोधपुर, राजपूत स्टेट। इसके बाद आपका आता है राजपूत स्टेट्स ऑफ जयपुर, जोधपुर, मचेरी। जयपुर, जोधपुर, मचेरी, बूंदी, मचेरी। नोट डाउन करिएगा, हो सकता है बहुत से नाम आप पहली बार सुन रहे हैं। मचेरी, बूंदी और भरतपुर। और कौन सा, भरतपुर। मचेरी, बूंदी और भरतपुर, ये सारे हो आपके जाएंगे 1818 में। तो ये है वो
राज्य जिन्होंने सब्सिडरी अलायंस साइन की थी, जिन्होंने सहायक संधि साइन की थी, और लाइन से हम इसको नोट डाउन करेंगे। 1798 हैदराबाद, 1799 मैसूर, 1799 तंजौर, 1801 अवध, 1802 पेशवा, 1803 सिंधिया, 1803 गायकवाड़, 1816 भोसले, 1817 होलकर और 1818 में राजपूत स्टेट्स जैसे कि जयपुर, जोधपुर, मचेरी, बूंदी एंड भरतपुर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और इसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो एक्सटेंशन थी किसकी? सब्सिडरी अलायंस का। ठीक है, सब्सिडरी अलायंस का एक्सटेंशन है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत। तो इससे रिलेटेड अगर हम देखें तो गवर्नर जनरल है लॉर्ड, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से रिलेटेड है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक्चुअल में इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस तो नहीं किया था। ठीक है, ऐसा नहीं था कि यही थे इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन उसको पॉपुलर करने वाले यही थे, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हम की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं। तो इट इज द फर्दर एक्सटेंशन ऑफ सब्सिडरी अलायंस, ये सहायक संधि का एक विस्तार था। एनी प्रिंसली स्टेट अंडर सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वुड ऑटोमेटिकली बाई एनेक्स्ड इफ रूलर वॉज ईदर इनकॉम्पिटेंट और डाइड विदाउट अ मेल हायर। तो देखिए सीधा सा इसका मतलब ये है, ये कहता है कि अगर किसी राजा का, कोई भी स्टेट है जहां पे कोई प्रिंसली स्टेट है, वहां पे अगर राजा का कोई उत्तराधिकारी मेल यानी कि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, अगर किसी राजा का पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है तो वो राज्य जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में चला जाएगा। अगर किसी राज्य का मेल उत्तराधिकारी नहीं है, पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य क्या होगा? अंग्रेजों के अंडर में चला जाएगा, उस पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाएगा, ये ऐसा कहा जाता है। और दिस पॉलिसी डिडंट अलाउ अडॉप्टेड सन। तो अब होता क्या है कि जैसे आप रानी लक्ष्मी वाला केस आपको याद है, क्या होता है कि उनके पति की मृत्यु हो जाती है, फिर रानी लक्ष्मीबाई एक बच्चे को गोद लेती हैं। अब वो गोद लेती हैं, ये खबर अंग्रेजों तक तो पहुंच जाती है कि ये वो उनका अपना बच्चा नहीं है, गोद लिया हुआ है। तो अंग्रेज कहते हैं कि भाई जो झांसी है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा, क्योंकि आपका तो कोई मेल उत्तराधिकारी जो है वो है ही नहीं, आपके जो राजा है वो मर चुके हैं। तो वहाँ पे फिर बात जो कहानी है फिर वो तो इतिहास ही है एक अपना खुद का। तो झांसी के केस में आपने बहुत सुना होगा कि झांसी की रानी का दत्तक पुत्र है जिसको बचाने के लिए वो युद्ध लड़ती हैं अपने पेट में बांध के उसको कपड़े से, और वो सारी चीज़ें आपने सुन रखी हैं। वो एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिकल पॉइंट है और उसके बारे में हम यहाँ उतनी विशेष चर्चा नहीं करेंगे, बस आपको वो एग्जाम्पल के तौर पे बताने के लिए मैंने यहाँ पे उस पॉइंट को उठाया। तो क्या कहता है कि अगर कोई राजा, अब ये समझिए कि कोई राजा है और वो एक्सपायर हो गया, अब उसकी डेथ के समय उसका कोई बच्चा नहीं है। अब बाद में रानी अगर किसी को गोद लेती है तो अंग्रेज कहते हैं कि वो राजा नहीं बनेगा, आपका अपना कोई पुत्र नहीं है। ठीक है, और पुत्री के तो राजा की ये बात ही नहीं करते थे, रूल करेगा तो मेल ही करेगा, पुरुष ही करेगा। तो जब आपका कोई मेल हायर नहीं है, यानी कि आपका कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो राज्य जो है वो हमारे कब्जे में आ जाएगा और आप किसी को गोद भी नहीं ले सकते। यू कैन नॉट एडॉप्ट एनीवन। और इसमें और क्या चीजें ऐड हुई? इन एडिशन कंपनी वुड अनेक्स द किंगडम इफ द रूलर वॉज इनकम्पिटेंट और नॉट कैपेबल। यानी कि अगर कोई राजा सक्षम नहीं है, मतलब अगर अंग्रेज ये कह दे कि भैया आपका जो राजा है वो सक्षम नहीं है, वो प्रशासन नहीं चला पा रहा है, प्रशासन अच्छा नहीं है, तो भी वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत उस राज्य पे कब्जा कर सकते थे ब्रिटिश। तो ये बात कही गई आपके डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि व्यपगत के सिद्धांत में। तो अब हम देखते हैं
कि अनेक्स्ट फॉलोइंग स्टेट्स, तो कौन कौन से स्टेट्स थे जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर में, यानी कि व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजों ने कब्जा किए थे, अंग्रेजों ने कॉन्क्वर किए थे। तो उसमें सबसे पहले आपका आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, सबसे पहले आपका आएगा 1848 में सतारा। सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अंग्रेजों ने किसको कब्जा किया था? 1848 में सतारा पे कब्जा किया था। इसके बाद 1849 में आता है जैतपुर। क्या आएगा? जैतपुर 1849। और 1849 जैतपुर के बाद आएगा 1849 में जैतपुर भी है और संबलपुर भी है। कौन सा है? संबलपुर। ये दोनों 1849 यानी कि 1849 वाले हैं। इसके बाद आपका आता है बघत। क्या आएगा? बघत 1850, 1850 में बघत। सब नोट करते रहिए, बाकी नहीं नोट करना है तो नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो इसके बाद आपका 1852 में आता है उदयपुर, 1852 उदयपुर। फिर 1852 के बाद अगला आपका आता है 1853 में, 1853 में झांसी। 1853 में आपका झांसी है। 1854 में नागपुर, 1854 नागपुर। 1854 नागपुर। और 1855 में तंजौर और अर्कॉट। 1855 में 1855 में तंजौर एंड अर्कॉट। और सबसे लास्ट में आपका आता है 1856 में अवध। 1856 में अवध। 1856 में आपका आएगा अवध। ठीक है, एक बार फिर से इसको देख लेते हैं फटाफट से। तो 1848 में सतारा, 1849 यानी 1849 में जैतपुर एंड संबलपुर, 1850 बघत, 1852 उदयपुर, 1853 झांसी, 1854 नागपुर, 1855 तंजौर एंड अर्कॉट एंड 1856 अवध। इसको नोट डाउन करके इसको आप लोग रिपीट करते रहिए, टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ईयर्स इतनी इजीली आपको याद नहीं होते हैं। ठीक है, इसको आप लोगों को ध्यान देना है। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में अवध। तो हमारा अगला टॉपिक है कांकर ऑफ अवध, ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑन अवध 1856। को नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो पॉज करके बैक करके अपना जैसे भी हो आपको नोट डाउन करना हो। वैसे तो इतने धीमे धीमे मैं बताता हूँ कि आपको मेरे बोलते भर में ही साथ में नोट कर लेना चाहिए, बट अगर ठीक है आप अगर नहीं नोट करना चाहते, आप प्रॉपर समझना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। तो अब हम देखेंगे ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ अवध 1856। तो देखिए अब कहाँ से कहानी शुरुआत होती है। तो 1764 में आपका होता है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर होता है 1764 में। ठीक है, अब वहां पे जब बक्सर के युद्ध में अवध भी तो शामिल होता है और अवध को अंग्रेज हराते भी हैं। लेकिन हमने पढ़ा था बक्सर का युद्ध, हम पढ़ चुके हैं इससे पहले। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके प्लेलिस्ट में जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम की प्लेलिस्ट में जाकर, और आप वहां से बक्सर का जो युद्ध है वो टॉपिक जरूर देख लीजिए। आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे कि क्या था वॉर ऑफ बक्सर या बैटल ऑफ बक्सर। तो 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसमें अवध भी शामिल था, बट अवध पे वहां पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं करते। अवध को अपने साम्राज्य में अंग्रेज नहीं शामिल करते। उसका कुछ रीजन होता है, आप अगर पढ़े हैं तो प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। आई विल वेट फॉर योर कमेंट फॉर दिस पॉइंट। तो क्यों वो शामिल नहीं करते हैं? क्योंकि वो अवध को बनाते हैं बफर, यानी कि हमने अभी पढ़ा था कौन सा रिंग फेंस पढ़ा, सब्सिडरी अलायंस पढ़ा, उसमें क्या करते हैं, बफर बनाने की बात होती है। तो रिंग फेंस में भी बफर बनाते हैं और आपके सब्सिडरी अलायंस में भी बफर बनाते हैं। दोनों में अंतर क्या है कि रिंग फेंस में वो पूरी तरीके से एक्सटर्नल और इंटरनल जो मतलब या ऐसे कहें कि जो फॉरेन अफेयर्स थे, मिलिट्री अफेयर्स थे, पूरी तरीके से रिंग फेंस में अपने कब्जे में नहीं लेते हैं। लेकिन सब्सिडरी अलायंस में
जो भी एलाई होगा इनका, यानी जो भी इस संधि पे साइन किया होगा राज्य, उस राज्य के मिलिट्री अफेयर्स और फॉरेन अफेयर्स पूरी तरीके से अंग्रेजों के हाथ में चले जाते हैं। सब्सिडरी अलायंस में, रिंग फेंस में ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि उसी का अपडेशन था, रिंग फेंस का अपडेट, रिंग फेंस अपडेट होकर बन गई थी सब्सिडरी अलायंस। तो अब यहां पे इनसे साइन करवाई जाती है सब्सिडरी अलायंस और उनको बफर बना दिया जाता है। फिर 1774 में जो शुजाउद्दौला हैं वो कब्जा कर लेंगे रोहिलखंड और इटावा पे। शुजाउद्दौला आपके 1774 के टाइम पीरियड में आपके लखनऊ के नवाब थे, ठीक है, लखनऊ के अवध के नवाब थे। तो कौन थे अवध के नवाब? तो शुजाउद्दौला थे, जिन्होंने रोहिलखंड और इटावा को अनेक्स किया, रोहिलखंड और इटावा पे कब्जा किया। देन आसिफुद्दौला बिकेम नवाब विद द एग्रीमेंट ऑफ ब्रिटिश। अब देखिए होता क्या है, 1774 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे लखनऊ के नवाब हैं शुजाउद्दौला। अरे यार मैं बार बार लखनऊ बोल रहा हूँ, एक्चुअली अवध है ये। तो अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला। तो शुजाउद्दौला अवध के नवाब हैं। जब इनकी डेथ होती है, ठीक है, इनकी डेथ होगी, तब उसके बाद इनके लड़के थे असफुद्दौला। ये बनना चाहते हैं अवध के नवाब, लेकिन कुछ लोकल बॉडीज थी जो मतलब अगर उनकी हम बात करें तो उनके थ्रू जो मुगल हैं, मुगल, चूंकि अवध जो था वो सब टेरिटरी था मुगल का, तो मुगल नहीं चाहते थे कि असफुद्दौला जो हैं वो अगले नवाब बने, लेकिन असफुद्दौला चाहते थे कि हम अगले नवाब बने। तो असफुद्दौला जाते हैं भाग के किसके पास? ब्रिटिश के पास। और जब असफुद्दौला ब्रिटिश के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया नवाब हम बनना चाहते हैं लेकिन मुगल हमको बनना नहीं दे रहे हैं, जैसे वो छोटा बच्चा जाता है, अंकल अंकल वो हमको ये सामान नहीं दे रहे हैं, तो वैसे ही ये जाते हैं ब्रिटिश को बोलते हैं अंकल अंकल जो है जो मुगल हैं वो हमको नवाब नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये बोलते हैं अच्छा बेटा हम बनाते हैं तुमको नवाब, लेकिन बेटा एक काम करो, मेरे लिए ऐसा ऐसा करोगे तो हम तुमको नवाब बनाएंगे अवध का। तो ये सीन बनता है यहाँ पे, और ब्रिटिश का एक एग्रीमेंट करवाते हैं, ठीक है, ब्रिटिश एग्रीमेंट करवा देंगे किसके? असफुद्दौला के साथ में, और असफुद्दौला को बना देंगे अवध का नवाब। अब ये नवाब तो बन गए, लेकिन किसके एग्रीमेंट पे बने? किसने बनाया? ब्रिटिश ने बनाया। तो नाउ ब्रिटिश बिकेम द मास्टर ऑफ अवध। अब ब्रिटिश जो है वो कर्ता धर्ता हो गए अवध के, ठीक। फिर यहाँ पे 1801 में सब्सिडरी अलायंस जो है वो साइन कराई जाती है अवध को। 1801 में 1801 में सब्सिडरी अलायंस साइन की कराई जाती है। सब्सिडरी अलायंस साइन कराई जाती है 1801 में, ठीक। और कौन कराता है? वेलेजली कराते हैं। 1801 में वेलेजली जो है वो साइन कराते हैं सब्सिडरी अलायंस पे। और एक्चुअल में क्या था कि जो उस समय के नवाब थे सादत अली खान, इस समय नवाब कौन है? नवाब हैं आपके लखनऊ के, अरे फिर लखनऊ अवध के, तो वो हैं सादत अली खान। पता नहीं कहाँ से ये बार बार लखनऊ जबान पे आ रहा है। तो सादत अली खान जो थे वो आपके नवाब थे अवध के, और उनको फोर्सफुली सब्सिडरी अलायंस पे साइन करवाते हैं वेलेजली। और साथ ही साथ उसके साथ ही साथ क्या होगा यहाँ पे सादत अली खान को और क्या करना पड़ेगा 1801 में? सब्सिडरी अलायंस पे साइन करने के साथ ही में ही हैड टू सीड हाफ ऑफ हिज टेरिटरी इंक्लूडिंग लोअर दोआब, गोरखपुर एंड रोहिलखंड। तो क्या होता है 1801 में वेलेजली सब्सिडरी अलायंस यानी कि सहायक संधि पे सादत अली खान से समझौता करवाते हैं, साइन करवाते हैं। उसके साथ ही साथ सादत अली खान को देना पड़ता है अपना लगभग आधा साम्राज्य, अपना लगभग आधा एम्पायर, जिसमें कि निचला दोआब क्षेत्र यानी कि लोअर दोआब, आपका रोहिलखंड और गोरखपुर भी शामिल है। ये हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता है, ठीक है, अंग्रेजों को दे देते हैं कौन? सादत अली खान। और फिर बारी आती है एनेक्सेशन ऑफ अवध की। अगर हम बात करें एनेक्सेशन ऑफ अवध यानी कि अवध पर कब्जा,
एनेक्सेशन ऑफ अवध कब होगा? 1856 में, 1856 में। तो लॉर्ड डलहौजी अनेक्स्ड अवध इन 1856। तो कौन एनेक्स कर रहा है, कौन कब्जा कर रहा है? डलहौजी। डलहौजी 1856 में अवध पे कब्जा कर लेते हैं। और किसके आधार पे? तो ये करते हैं अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत अवध पे फाइनली 1856 में अंग्रेज पूरी तरीके से कब्जा कर लेते हैं। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में तो कई सारी चीजों की बात की गई थी, जैसे राजा का बेटा मतलब उत्तराधिकारी नहीं है, या अगर प्रशासन अच्छा नहीं चल रहा है, या अगर वो इम्पोर्टेंट है, तो इस तरीके की चीजों को आरोप लगा के अंग्रेज किसी भी राज्य को हड़प सकते थे। तो उन्हीं एग्जाम्पल्स में से एक है आपका अवध, जिसको 1856 में डलहौजी ने किस लिए किया? क्योंकि कहा कि भैया यहाँ माल एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, अंडर पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन लैप्स ऑन प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रीटेक्स्ट ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि कुप्रशासन का आरोप लगाकर कि ये प्रशासन नहीं चला पा रहे हैं जो अवध के नवाब हैं, वो कहते हुए 1856 में लॉर्ड डलहौजी अवध को अपने साम्राज्य में, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं। एंड नवाब वाजिद अली साहब केप्ट अंडर द अरेस्ट ऑफ कलकत्ता। तो इनको होम अरेस्ट एक्चुअली कर दिया जाता है, ठीक है, कलकत्ता में। वाजिद अली साहब जो उस समय नवाब थे, इस समय नवाब कौन थे 1856 के समय? वाजिद अली साहब। कौन? वाजिद अली साहब। अब चूंकि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन यानी कि कुप्रशासन की बात की गई है, तो एक पॉइंट बताऊंगा जो बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा कि वो कुप्रशासन का आरोप अंग्रेजों ने कैसे लगाया, कुछ तो बेस होगा ना। तो आपको बताएं कि एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट थी किसकी? आउट्रम की, ठीक है। आउट्रम एक इंग्लिश ऑफिशियल हैं, आउट्रम, और ये ब्रिटिश रेसिडेंट भी थे अवध के कोर्ट में। अवध में ये ब्रिटिश रेसिडेंट थे, आपको पता है सब्सिडी लाइन्स में हमने बताया था कि एक ब्रिटिश रेसिडेंट होगा जो कि रिप्रेजेंटेटिव होगा उस स्टेट में, किसका? गवर्नर जनरल का। तो आउट्रम जो है वो एक रिपोर्ट देते हैं, ठीक है। आउट्रम की रिपोर्ट जो आती है उसके आधार पे कहते हैं कि यहाँ पे माल एडमिनिस्ट्रेशन है। क्या है? माल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि यहाँ पे जो प्रशासन व्यवस्था है वो बहुत खराब है। और ये रिपोर्ट दी थी आउट्रम ने, उस रिपोर्ट के आधार पे डलहौजी ने 1856 में अवध पे कब्जा कर लिया। किस नीति के अंतर्गत? व्यपगत का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं चीजें, यहां तक हमारा अवध का कब्जा हो गया, एनेक्सेशन ऑफ अवध हमने पढ़ लिया। अब इसके कुछ रिजल्ट की हम बात करें, अगर परिणाम की बात करें, तो पहली बात तो है कि कोर्टियर्स बिकेम अनएम्प्लॉयड। अब भाई जो करता धरता हुआ करते थे, अब जैसे यहाँ पे कब्जा हो गया यहाँ पे, तो अब जो कोर्टियर्स हैं, जो दरबारी लोग थे, जो इनके सैनिक थे, वो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए। लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर एनेक्सेशन। जब ये कब्जा हो गया तो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। तो पहली चीज तो देखिए, जो कोर्टियर्स थे यानी कि जो दरबारी और जो भी उनके कार्यकर्ता लोग, कार्यकर्ता तो खैर नेताओं के होते हैं, कार्यकर्ता मतलब उस उनके प्रशासन को चलाने वाले, तो वो लोग सब क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। तो कहीं वो उनके अंदर का गुस्सा भी समझिएगा, रिजल्ट कहाँ निकलेगा आके। तो एक तो वो गुस्सा है, ठीक है, परेशान है, जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, भूखमरी आ गई है। दूसरे नंबर पे लैंड रेवेन्यू सिस्टम नया इंट्रोड्यूस हो गया, उसकी वजह से किसानों पे जो थे उन पे बहुत दबाव पड़ गया प्रोडक्शन का, तो वो भी कहीं ना कहीं रुष्ट थे, विरोधी हो गए, अंग्रेजों के अच्छे खासे विरुद्ध हो गए। उसके बाद व्हेन ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड इनफील्ड राइफल इट स्पार्क्ड द चार्ज एटमॉस्फेयर एंड सिपॉय रिवोल्ट एट मेरठ। तो और उसके साथ साथ भैया एक और कांड हो गया, जो उन्होंने जो नई इनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की, उसमें वो जानवर की चर्बी वगैरह का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से रुष्ट हो गए सब सैनिक, और वो सिपाही म्यूटनी होती, सैनिक विद्रोह होता, वो हम आगे पढ़ेंगे पूरे तरीके से वो चैप्टर्स में। तो फिलहाल यहाँ पे एक इंट्रो के रूप में ही समझ लीजिए कि वहाँ पे दो चीज़ें आपने पढ़ी, पहला तो जो कोर्टियर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हुए, दूसरा आपने पढ़ा कि नए लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आ गए, उसकी वजह से जो किसान वगैरह थे, जो छोटे तबके के लोग थे, वो परेशान हो गए। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो वो ये कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने
एक एनफील्ड राइफल इंट्रोड्यूस की जिसमें उसको दांत से कारतूस को काटना होता था और उसमें चमड़ा प्रयोग होता था। तो उसको लेके उसका विरोध हुआ और सिपाही म्यूटिनी यानी कि सैनिक विद्रोह हो जाता है। फिर ऐसे करते करते और फिर सैनिक विद्रोह भी बढ़ता जाता है और वो धीरे धीरे सारे कारण जो हैं वो आके स्प्रेड होके और बनता है एक क्रांति, एक रिवोल्ट, जिसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति, जो कि हमारा अगला चैप्टर होने वाला है। और उससे पहले हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जो जैसे नेपाल है, अफगानिस्तान है, जो आपके पड़ोसी जो विदेशी हमारे क्षेत्र हैं, उन पर अंग्रेजों ने कैसे कब्जा किया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और उसके जस्ट बाद हम आएंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 यानी कि 1857 की क्रांति पे। और इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। और कोशिश की है हमने कि आपको एकदम डिटेल में ये चीज़ समझाई जाए, आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी रहती है तो एक बार फिर मैं अपना नंबर आपको देता हूं। आप लोग किसी भी स्टडी रिलेटेड इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे व्हाट्सएप और टेलीग्राम, ओनली ऑन व्हाट्सएप एंड ओनली ऑन टेलीग्राम, ओनली टू प्लेटफॉर्म्स, ओनली ऑन टू प्लेटफॉर्म्स यू कैन मैसेज मी, यू कैन पिंग मी। तो ये नंबर आप नोट कर लें 8368616092, 8368616092। और यहाँ पे किसी भी क्वेरी के लिए आप हमको मैसेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। और इतनी मेहनत करते हैं, इतना डिटेल में आपको सब कुछ बताते हैं जो कहीं नहीं मिलता, उसके बावजूद भी आप लोग वीडियो को ना शेयर करते हैं, ना वीडियो को ज़्यादा लाइक करते हैं। कोशिश करिए, थोड़ा सा हमें भी प्रोत्साहित करिए कि हम भी आपके लिए इस तरीके से और सीरीज ला सकें। जब हमें प्रोत्साहन मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे जो दिन में 1-2 वीडियोज़ आ रही हैं, कभी कभार थोड़ा बहुत गैप हो जा रहा है, वो गैप ना होने पाए और दिन में एक की बजाय 2-3 वीडियोज़ अलग अलग टॉपिक्स की हम लेके आएँ। क्योंकि कोर्स तो हमको 2024 के आपके एग्ज़ाम के पहले ही पूरा ख़त्म करना है, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो। और उसके साथ साथ हम एक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं बहुत जल्द, एक जो आपका शॉर्ट में हम चैप्टर, मतलब ये तो हम जो पढ़ा रहे हैं डिटेल्ड है, फुल डिटेल्ड एकदम, बिल्कुल एक एक पॉइंट इलेबोरेशन के साथ में एक रिवीजन सीरीज हम लेके आने वाले हैं, जिसमें कुछ जैसे 6-7 घंटे में, 8 घंटे में या 5 घंटे में कोई सब्जेक्ट पूरा एक पूरी एक वीडियो में, एक पूरी क्लास में हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे हम नई सीरीज लाने वाले हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रोत्साहित करिए तो हम और मेहनत करें आपके लिए, क्योंकि हमारी मेहनत से आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।